हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोल्डन करियर। कंप्यूटर की क्लासेस आ रही हैं सभी बैंक और गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए। 14 पार्ट आ चुके हैं, 15th पार्ट है। इस वीडियो में हम कुछ और एमसीक्यूज़ देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। वीडियो को देखिएगा, साथ में एमसीक्यूज़ के साथ में मैं कुछ कुछ डिटेल्स बताता हूं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। उनको राइट डाउन कर लीजिएगा अगर आप कंप्यूटर बैकग्राउंड से नहीं हैं। थोड़ा अगर आप कंप्यूटर बैकग्राउंड से हैं, आपने ग्रेजुएशन लेवल पर पढ़ा हुआ है, तो शायद सिर्फ एमसीक्यू देख लेंगे, आपको चीज़ें रिकॉल हो जाएंगी और आपको उतनी दिक्कत नहीं आएगी। चलिए अब हम देखते हैं आगे के क्वेश्चंस। Which among the following was the first network with which the idea of internet began? देखिए, इंटरनेट अब कंप्यूटर बनने के साथ ही तो इंटरनेट आ नहीं गया था, इंटरनेट बनने में टाइम लगा है। तो इसमें यह पूछा गया है कि भाई कौन सा ऐसा नेटवर्क था पहले जो क्रिएट हुआ, उसके बाद जो है इंटरनेट का आइडिया आया कि भाई सारे कंप्यूटर को हम कनेक्ट करके जो है इंटरनेट जो है वो बना सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर नंबर सी है, ARPANET, ARPANET जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें इसका कॉन्सेप्ट कब आया था, तो 1967 में इसका कॉन्सेप्ट जो है पहले आया था। ठीक है, और यूएस जो था, यूएस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, ARPA क्या था? यूएस बेस्ड एक एजेंसी थी जिसका फुल फॉर्म है एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, ARPA। इसने जो है ये आइडिया को रेडी किया किस चीज़ के लिए? मतलब यूनिवर्सिटी के कंप्यूटर्स को, 4-5 कंप्यूटर्स था, 4 कंप्यूटर्स थे, उनको आपस में कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो ARPANET उसका आंसर है। जब 4 कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट हो गए ना, तो फिर ये हो गया कि हाँ भाई जो है इंटरनेट जैसी भी कोई चीज़ हो सकती है, हम सारे के सारे कंप्यूटर्स को भी कनेक्ट कर सकते हैं। इंटरनेट क्या है? कुछ नहीं है, वर्ल्ड में बहुत सारे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड हैं, बस इतना ही इंटरनेट है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कोडिंग लैंग्वेज यूज टू क्रिएट डॉक्यूमेंट्स फॉर द यूज ऑफ इंटरनेट? मैंने पहले भी आपको बताया है, इंटरनेट पर यूज के लिए HTML डॉक्यूमेंट्स यूज होते हैं, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन है, द मेन एजेंडा फॉर इंक्रिप्शन स्लैश डिक्रिप्शन इज टू प्रोवाइड अ नेटवर्क विद स्ट्रिक्ट। मतलब ये पूछा गया है कि भाई इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन क्यों होता है, हम क्यों यूज़ करते हैं? तो दोस्तों सिर्फ और सिर्फ एक, मैंने आपको शायद एक बैंक का एग्जांपल देके पिछली एक किसी वीडियो में समझाया भी है, प्राइवेसी के लिए यूज़ करते हैं, कहीं आपका डेटा लीक ना हो जाए। इसीलिए जब डेटा आपके कंप्यूटर से भेजा जाता है तो वो इनक्रिप्ट कर दिया जाता है, मतलब किसी और लैंग्वेज में, किसी और कोड फॉर्म में चेंज कर दिया जाता है, और वहाँ जब दूसरे कंप्यूटर जहाँ पहुँचना होता है वहाँ पर डेटा जाता है तो वो डिक्रिप्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, स्मार्ट कार्ड इज, कोई भी स्मार्ट कार्ड ले लीजिए, वो क्या होता है? तो स्मार्ट कार्ड होता है प्रोसेसिंग यूनिट, हाँ इसका बी सही होगा। स्मार्ट कार्ड में जो है माइक्रो प्रोसेसर्स लगे होते हैं, तो स्मार्ट कार्ड क्या होता है? स्मार्ट कार्ड एक माइक्रो प्रोसेसर कार्ड होता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन मे बी यूज टू चेंज पेज साइज एंड मार्जिन? देखिए, पेज साइज और मार्जिन जो है चेंज करने के लिए हम कौन से मेन्यू में जाते हैं? बेसिकली पेज लेआउट मेन्यू में ही सारी चीजें चेंज होती हैं, तो इसका आंसर होगा आपका पेज लेआउट। अगला क्वेश्चन है, टू जस्टिफाई द सिलेक्टेड टेक्स्ट द शॉर्टकट की इज? देखिए, जस्टिफाई करने के लिए जो शॉर्टकट की है वो Ctrl+J है। अब एग्जाम में कोई ऐसी शॉर्टकट की आती है ना, वैसे शॉर्टकट की PDF रेडी हो गई है, आज ही आपको मिल जाएगी। हाँ, तो शॉर्टकट की अगर कोई ऐसी आती है तो आप उसमें गेस भी कर सकते हो। जैसे आया फाइल ओपन करने के लिए तो Ctrl+O, O से ओपन। ठीक है, या फिर आया कि फाइल सेव करने के लिए, सॉरी सेव, तो क्या आ जाएगा? Ctrl+S सेव। या फिर आया फाइल को प्रिंट करने के लिए, Ctrl+P हो गया प्रिंट। लेकिन ऐसा सारे केस में नहीं है। सपोज आया अंडू करने के लिए, तो अंडू के लिए Ctrl+U नहीं होता है, अंडू के लिए होता है Ctrl+Z। या फिर आया रीडू करने के लिए, तो रीडू के लिए Ctrl+R नहीं होता है, Ctrl+Y होता है। ठीक है, अंडू Ctrl+Z, रीडू Ctrl+Y। कट करने के लिए होता है Ctrl+X, पेस्ट करने के लिए होता है Ctrl+V, कॉपी करने के लिए होता है Ctrl+C। ठीक है, ये कुछ शॉर्टकट्स हैं जो मुझे लगता है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बेसिक हैं, ये आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट है, www.yahoo.com में www क्या है? www किस चीज़ के लिए है? www मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, ये आपको एग्जाम्पल होगा। और नेटवर्क टाइप बताए थे ना मैंने आपको, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क। तो वैन जो है, वैन का सबसे अच्छा एग्जांपल है www यानी वर्ल्ड वाइड वेब किस तरह का नेटवर्क है? एक वैन प्रकार का नेटवर्क है, एक वाइड एरिया नेटवर्क है।
अगला क्वेश्चन है, डैश इज द बेसिक कम्युनिकेशन लैंग्वेज और द प्रोटोकॉल ऑफ द इंटरनेट। इंटरनेट किस प्रोटोकॉल पे वर्क करता है? अब आप कमेंट करके बताएंगे। मैंने बोला ना, एक दो क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन शायद मैंने पुराने लिए हैं, तो उनको आप जो है कमेंट करेंगे। इंटरनेट किस प्रोटोकॉल पे काम करता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। Which of the following is related with 192.9.200.155? बेसिकली पूछा गया भाई ये चीज़ क्या है। हार्डवेयर का एड्रेस नहीं है। हार्डवेयर का जो एड्रेस होता है वो मैक एड्रेस होता है, मशीन एक्सेस कंट्रोल एक्सेस एड्रेस होता है, ठीक है। मैक एड्रेस कुछ ऐसे होंगे 24:36:7F:9G:3 6 ऐसे करके होता है लंबा सा एड्रेस, ठीक है। तो मैक एड्रेस आप ऐसे समझिए, मैक एड्रेस नहीं है ये। मॉनिटर का एड्रेस भी नहीं है, हार्डवेयर एड्रेस नहीं है ये, ठीक है। तो ऑल ऑफ दिस तो हो नहीं, सारे एड्रेस सेम तो होंगे नहीं। ये है आपका आईपी एड्रेस, ठीक है। एक्चुअली ऐसे 4 डॉट्स के बीच में नंबर्स लिखे हों तो वो आपका आईपी एड्रेस ही होता है। अगला है, Which among the following term is used for unauthorized copying of software to be used for the personal gain instead of personal backup? किसी सॉफ्टवेयर का अनऑथराइज तरीके से कॉपी बना लेना, ये नहीं कि हमारे पास बैकअप रहे, आप किसी और को बांट रहे हैं, तो उसको क्या कहते हैं? अगेन ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये क्वेश्चन मैं 2 बार कवर कर चुका हूँ, मुझे बहुत अच्छे से याद है। अगला क्वेश्चन भी आपके लिए है, इन फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स दे यूज्ड। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में क्या यूज़ करते थे? अच्छा, शायद मैंने इसका याद नहीं, मैंने बताया है कि नहीं बताया है। ये चीज़ तो आपको पक्की बताई थी कि वैक्यूम ट्यूब से फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर बने थे, लेकिन वो डेटा प्रोसेसिंग के लिए क्या यूज़ करते थे? बैच प्रोसेसिंग यूज़ करते थे, ठीक है। तो बैच प्रोसेसिंग में क्या होता है, एक मतलब डेटा जो है बैचेस के फॉर्म में प्रोसेस किया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा बैच प्रोसेसिंग, और फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में यही यूज़ होता था। आज अच्छा, मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी थ्रेडिंग, नेटवर्किंग, ये सब फर्स्ट जनरेशन में नहीं स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो आप यहाँ से भी गेस कर सकते हैं कि फर्स्ट जनरेशन में मल्टी थ्रेडिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग, नेटवर्किंग ये सब चीज़ें तो थी नहीं, तो बैच प्रोसेसिंग ही रही होगी। यहाँ तक की जो वीडियो थी वो थी हमारे फ्री मेंबर्स के लिए भी। आगे के जो मैंने कहा ना, थोड़ा सा टफ MCQs भी कवर किए हैं, जैसे आपके एग्जाम में और मतलब पिछले 1-2 सालों में आए हैं, तो वो हमारे पेड मेंबर्स हैं, उनके लिए आगे कंटिन्यू रहेगा। आपको अगर ज्वाइन करना है तो प्लीज़ एक बार जाइए और वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए। 99 रुपीज़ की पेमेंट करके आप ज्वाइन कर सकते हैं, और आपको कंप्यूटर पूरा प्रिपेयर करवा देंगे, इस बात की गारंटी तो हमारी है। आपको डेफिनेटली कहीं और से नहीं पढ़ना पड़ेगा, बट इन केस आपको पढ़ना है तो कंप्यूटर की हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में बुक भी हमने पेड मेंबर्स को दी हुई है, वो आपको ई बुक वाले सेक्शन में मिल जाएगी। चलिए, पेड मेंबर्स के लिए हम क्लासेस को आगे बढ़ाते हैं। A bug can be called an error which generally comes in a software or a hardware, ठीक है। देखो, कंप्यूटर में जो एरर आती हैं उन्हें हम बग बोलते हैं, ठीक है। Which among the following is another name that may refer to the bugs in the computer? पूछा गया है इनमें से कौन सा और नाम है जिसको हम बग के फॉर्म में रेफर कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसका आंसर ग्लिच है। लेकिन ग्लिच क्या होता है? एक टेम्परेरी कुछ गड़बड़ी आ गई हो सॉफ्टवेयर में, ठीक है, किसी रीजन से, तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम ग्लिच बोलते हैं। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर अलाउज यू टू मैथमेटिकल और फाइनेंशियल कैलकुलेशन। देखो, पिछली बार मैंने बताया था ना कि आप टेक्स्ट लिखने के लिए क्या यूज़ करते हैं? टेक्स्ट लिखने के लिए हम वर्ड प्रोसेसर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम जो होते हैं वो टेक्स्ट लिखने के लिए यूज़ किए जाते हैं, और जो मीडिया प्लेयर्स होते हैं ये वीडियो प्ले करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। प्रेजेंटेशन प्रोग्राम प्रेजेंटेशन देने के लिए यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है। और जो स्प्रेडशीट प्रोग्राम है ये आपके कैलकुलेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। स्प्रेडशीट प्रोग्राम जो है आपके कैलकुलेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं, ये आप अच्छे से याद कर लीजिए, और आई थिंक बाकी चीज़ें भी आप याद कर लीजिए, क्योंकि बाकी भी आपके एग्जाम में आ सकती हैं। What are those programs collectively called which are created for the performing particular task in the computer system? मैंने आपको बताया था ना कि एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए कौन से सॉफ्टवेयर बनते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर का क्या काम होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम होता है कि वो जो है हार्डवेयर और यूज़र के बीच जो है एक इंटरफेस का काम करते हैं, और जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं वो आप एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए काम करते हैं। जैसे आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, वो क्या करेगा कि स्पेसिफिक टास्क करेगा ना, मतलब आप वहाँ पर, मैंने बोला आप स्प्रेडशीट में क्या कर सकते हैं? कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो वो सब हो गया आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। और जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हो गया आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। चलिए, अगला हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स ग्राफिकली रिप्रेजेंट्स एन इंटर
रिलेशनशिप एमंग एंटिटीज एंड डेटाबेस। पूछा गया है इनमें से कौन सा वो डायग्राम है जो डेटाबेस और एंटिटीज के बीच में है रिलेशन बताता है, तो उसका नाम होता है एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, ER डायग्राम इसको बोलते हैं, ER डायग्राम, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। अगला है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग कीज इज ए फील्ड इन वन टेबल दैट इज यूज्ड एज प्राइमरी की फील्ड इन अनदर टेबल। इसमें से कौन सा है जो किसी एक टेबल में तो प्राइमरी की है और उसके दूसरे टेबल में क्या बोलते हैं सेम चीज़ को, तो उसको हम बोलते हैं फॉरेन की। जो की वाला हमारा पार्ट था जिसमें हमने आपको डेटाबेस की समझाई थी, उसमें हमने ये ऑलरेडी कवर किया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, बाय व्हाट नेम आर टू और मोर फील्ड्स ऑफ अ डेटाबेस टेबल कॉल्ड व्हेन दे आर कलेक्टिवली यूज्ड टू स्पेसिफाई द प्राइमरी की। पूछा गया है जब हम दो फील्ड डेटाबेस में सपोज एक है आपका सीरियल नंबर और एक है आपका नेम, इन दोनों को मिला के अगर हम एक प्राइमरी की बना रहे हैं तो उसको हम जो है क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कंपोजिट की। ठीक है, मतलब आप जो है दो में मिलाकर बनाया है तो उसको कंपोजिट की बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, अ डेटाबेस टेबल हैज़ two fields or columns that can be selected as the primary key. The first field or the column will always be considered as the primary key and the second field or the column is called. Basically ये पूछा गया कोई डेटाबेस है, हमने क्या बोला था, प्राइमरी की वो की होती हैं जिनसे हम रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, तो अभी सपोज क्या हुआ कि कोई डेटाबेस है जिसमें दो प्राइमरी की हैं, सपोज सीरियल नंबर भी सेम नहीं हो सकता है, 1 2 3 इंक्रीज होता जाएगा और रोल नंबर दो लोग का सेम होगा ही नहीं। तो सीरियल नंबर तो हो गया हमारा प्राइमरी की, लेकिन रोल नंबर हमारा क्या हो गया, रोल नंबर हमारा हो गया कैंडिडेट की। तो अगर किसी टेबल में, किसी डेटाबेस में हमारी क्या है कि टेबल एक्चुअली बोलेंगे, टेबल में अगर हमारे दो प्राइमरी की हैं तो पहली वाली को हम प्राइमरी की बोलेंगे और दूसरे वाले को हम बोलेंगे कैंडिडेट की। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नॉर्मल फॉर्म इन डेटाबेस। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेटाबेस में क्या होता है, डेटाबेस में डेटा का नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस तो खैर आपकी समझ में नहीं आएगा अगर कंप्यूटर बैकग्राउंड से नहीं है, लेकिन ये मैं बता देता हूँ, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म होती है, सेकंड नॉर्मल फॉर्म होती है, थर्ड नॉर्मल फॉर्म होती है, BCNF होती है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं बॉयज कोड नॉर्मल फॉर्म, लेकिन नाइन्थ नॉर्मल फॉर्म जैसा डेटाबेस में भाई कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका आंसर यही हो गया कि नाइन्थ नॉर्मल फॉर्म जो है ये बिल्कुल भी नॉर्मल फॉर्म नहीं है, बाकी आपकी 1 2 3 एंड BCNF जो है वो होती हैं। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द यूज ऑफ एन इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर का यूज़ क्या है, मैंने आपको ये उससे पहले भी बताया है, मैंने वो एग्जांपल भी दिया था कि जैसे हमारे PM कहीं जाते हैं, किसी और देश में जाते हैं, वहाँ की भाषा उन्हें पता नहीं होती है, तो फिर वहाँ पर यूज़ होता है ना इंटरप्रेटर। एक आदमी होता है जो इंटरप्रेट करता है किसी और देश की भाषा को में हिंदी में या इंग्लिश में कन्वर्ट करके उनको समझाता है, और वो जो बोलते हैं वो दूसरे को समझाता है, तो उसे हम बोलते हैं इंटरप्रेटर। ठीक है, तो इंटरप्रेटर क्या कहता है, कंप्यूटर की भाषा में इंटरप्रेटर कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज इनटू लो लेवल लैंग्वेज। जो हमारा कंप्यूटर होता है वो लो लेवल लैंग्वेज समझता है, जो हम लोग बोलते हैं वो एक हाई लेवल लैंग्वेज है। ठीक है, तो इंटरप्रेटर क्या करता है, कंप्यूटर को समझाने के लिए हमारी बात हाई लेवल को लो लेवल में कन्वर्ट करता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट यूनिक की कॉन्स्टेंट। इसमें से यूनिक की कॉन्स्टेंट के बारे में कौन सा जो है वो गलत स्टेटमेंट है। तो बेसिकली इसमें जो ऑप्शन नंबर C है वो गलत है। बाय डिफ़ॉल्ट यूनिक की कॉलम जो है नल वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आप C ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन पावर पॉइंट व्यू डिस्प्लेज ऑल स्लाइड्स ऑफ प्रेजेंटेशन एज अ थंबनेल एंड इज हेल्पफुल फॉर रीपोजिशनिंग स्लाइड। बेसिकली ये बोला गया है पावर पॉइंट में क्या होता है, जो सारी स्लाइड जितनी भी आपने बनाई है वो एक पेज में डिस्प्ले कर देता है। मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो ये देखिए, ये है आपका स्लाइड सॉर्टर। ठीक है, स्लाइड सॉर्टर मतलब देखो मैंने जितनी भी स्लाइड्स बनाई हुई हैं सारी आपकी एक ही पेज में जो है वो डिस्प्ले हो गई। ठीक है, 16 से बेसिकली ये भी नहीं है, मैं आपको यहाँ से स्किप करता हूँ। आप देखिएगा, मैं इसको डिस्कार्ड करता हूँ। चलिए जिस क्वेश्चन पे हम फिर से आ जाएंगे, यहाँ पे आ गए, देखो यहाँ पे मैं माउस ले जाता हूँ, आप देखो क्या लिखा हुआ है, देखो स्लाइड सॉर्टर लिखा हुआ है ना, स्लाइड सॉर्टर आप देखिए मेरे कर्सर के पास लिख के आ रहा है। इससे क्या होता है, एक ही पेज पे सारी स्लाइड्स दिख जाती हैं। ये देखिए हमने क्लिक किया, हमारी सारी स्लाइड्स देखो एक ही पेज में दिख रही हैं। तो स्लाइड सॉर्टर क्या करता है, स्लाइड सॉर्टर ही हमारे सारे जो स्लाइड्स हैं उनको एक ही पेज पे दिखा देता है। चलिए फटाफट अपने क्वेश्चन पे आते हैं हम। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका स्लाइड सॉर्टर।
अगला है मूविंग ए पैराग्राफ इन MS वर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर कैन बी डन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन। पूछा गया है आपको एक पैराग्राफ को दूसरी जगह लगाना है, तो फिर आप क्या करेंगे, आप पहले उसको सिलेक्ट करेंगे, फिर उसको कट कर लेंगे और फिर दूसरी जगह जहां पे लगाना है वहां उसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है। Which of the following are tags when placed on an animal can be used to record and track in a database ऑल ऑफ एनिमल्स मूवमेंट। इसमें से कौन सा पूछा गया है टैग है जो एनिमल पे हम लगा दें, उसके बाद हम उसकी मूवमेंट को कंप्यूटर पे ट्रैक कर सकते हैं। तो ये होता है RFID, रेडियो फ्रिक्वेंसी बेस्ड आइडेंटिफिकेशन जो होता है। ठीक है। RFID अगर आपको मैं एग्जांपल दूं तो आपने आजकल सुना होगा फास्ट टैग मैंडेटरी हो गया है। तो फास्ट टैग क्या है, ये भी एक RFID ही है, तो इसका आंसर होता है RFID। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू फॉर बेस बैंड सिग्नल। इसमें से बेस बैंड सिग्नल के लिए क्या ट्रू स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे ये दोनों सही हैं। ठीक है, A और B, तो ऑप्शन नंबर D एक्चुअली सही हो जाएगा। ये एक सोर्स सिग्नल होता है और फ्रीक्वेंसी जो है इसकी बहुत कम होती है, रिलेटिव ऑलमोस्ट क्लोज टू 0 होती है। ठीक है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल डज नॉट यूज UDP। इसमें से कौन जो है वो UDP नहीं यूज़ करता है, या UDP जो होती है वो एक अनरिलायबल प्रोटोकॉल होती है। उस प्रोटोकॉल के थ्रू जो भी डेटा हम भेजते हैं उसका कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं आता है हमारे पास कि वो डेटा पहुंचा कि नहीं पहुंचा। जैसे VoIP, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, आप इंटरनेट के थ्रू कॉल करेंगे, ठीक है, तो आपको एक्नॉलेजमेंट नहीं आएगा कि वहाँ आपकी बात पहुँच गई। ठीक है। लेकिन जो FTP है वो यूज़ नहीं करता है UDP, क्योंकि FTP में हमारे पास एक्नॉलेजमेंट आता है जो भी डेटा हम भेजते हैं उसका। अगला क्वेश्चन है राउटिंग इज डन एट। तो राउटिंग जो है मैंने आपको पहले ही बताया है नेटवर्क लेयर पे डन की जाती है। ये क्वेश्चन जरूर याद कर लीजिए। राउटर जो है वो डेटा लिंक लेयर नेटवर्क लेयर पे काम करता है। ये एग्जाम में कहीं ना कहीं घुमा फिरा के क्वेश्चन जरूर आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लूप बैक एड्रेस। तो देखिए ये आप ये भी याद कर लो 127.0.0.1 या बोले 127.0.0.1, ये आपका एक लूप बैक एड्रेस है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। लूप बैक एड्रेस जो है वो एड्रेस होता है जो खुद का मतलब खुद का नेटवर्क चेक करने के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है। तो 127.0.0.1 जो है आपका लूप बैक एड्रेस है। अ कंप्यूटर स्टोर्स डेटा इन विच फॉर्मेट बेसिकली है। तो कंप्यूटर जो है वो बाइनरी फॉर्म में डेटा स्टोर करता है। मैंने आपको बताया ना कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1 समझता है, इसके अलावा जो है वो कुछ भी नहीं समझता है। तो अ कंप्यूटर स्टोर्स डेटा इन बाइनरी फॉर्मेट। तो आज के MCQs ये थे। आपके MCQs में डेली बहुत सारे कवर कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी प्लीज़ लाइक करिएगा एंड पढ़ लीजिएगा 2 बार 3 बार जितना हो सके वीडियो देख लीजिएगा। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।